हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं इसी क्रम में जो है एजीटीएफ मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर का 65 क्वेश्चन, कंप्यूटर 15 और उत्तर प्रदेश 20 क्वेश्चन होगा। तो आइए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पौधों में सिट्रस कैंकर रोग जो है किस कारण से उत्पन्न होता है, बताना है आपको। किससे उत्पन्न होता है? तो यह उत्पन्न होता है बैक्टीरिया से। सिट्रस कैंकर यानी नींबू वर्गीय पौधों में जो है यह कैंकर रोग लगता है, सिट्रस कैंकर। तो यह लगता है जैंथोमोनास एक्जिनोपोडिस और किसी किस्म का जैंथोमोनास सिट्राई से लगता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, जीवाणु या बैक्टीरिया से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2 हो जाएगा। दिया गया है आलू में पछेती झुलसा रोग किस कारण से होता है, या जो है आलू पछेती झुलसा का रोग क्या कारण है। यह जो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नाम के फंगस यानी कवक से लगता है। यह जो है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से पछेती झुलसा लगता है और अगेती झुलसा जो है अल्टरनेरिया सोलेनाई से लगता है। ये दोनों फंगस है, कवक हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 हो जाएगा। फसलों में रोगिंग की क्रिया क्यों करते हैं? तो फसलों में रोगिंग की क्रिया जो है इसलिए की जाती है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वांछित फसल से अवांछित पौधों को उखाड़कर फेंकना ही रोगिंग कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 हो जाएगा। वर्तमान में भारत में फसल सघनता कितने प्रतिशत है, बताइए आप लोग। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 140%। इसको देख लीजिएगा आप लोग करंट डाटा में, ठीक। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं, ये सभी लोगों को पता होगा। भारतीय हरित क्रांति के जनक जो हैं ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, प्रश्न नंबर हमारा 6 हो जाएगा। दिया गया एक ही फसल को निरंतर वर्ष दर वर्ष उसी खेत में उगाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम मोनोक्रॉपिंग कहते हैं, या एकल कल्चर कहते हैं, एकल क्रॉपिंग कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। एक होता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर वह होता है जो एक ही खेत में एक ही वर्ष में एक ही फसल की 2 से 3 फसलें उगा लेना, उसे मोनोकल्चर कहते हैं। और यहाँ पे एक वर्ष दिया गया है, एक ही फसल को निरंतर वर्ष दर वर्ष, एक पर 2 वर्ष तीसरे वर्ष बोना, यह जो है मोनोक्रॉपिंग या एकल क्रॉपिंग कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है हरियाणा राज्य के करनाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? भारत के किस राज्य में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी राइट हो जाएगा, राजस्थान में। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? बताइए, चारों ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारत की मुख्य दलहनी फसल है? चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, बताइए। चना, मूंग, उड़द और अरहर, इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शून्य भूपरिष्करण शब्द प्रतिपादित किया, यहाँ वादित लिख दिया है, तो यहाँ पे प्रतिपादित किया किसने किया था? तो डॉक्टर जथ्रो टुल ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। किस फसल को ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है, या कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है? जौ, ज्वार, जई या धान, बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वार को कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 13 हो जाएगा। चिप्सोना किसकी एक किस्म है? तो चिप्सोना जो है आलू की एक किस्म होती है। इसकी वैरायटी चिप्सोना 1 और चिप्सोना 2 नाम से आती है, जो चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 14। अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, बताइए।
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं? तो यह जो है ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। डी सकरिंग किससे संबंधित है? तो डी सकरिंग जो है तंबाकू से संबंधित है। उसमें अतिरिक्त शाखा या पत्तियों को तोड़ने की क्रिया को डी सकरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, तंबाकू। अरपड़ा किस फसल की उन्नति प्रजाति है? अरपड़ा किस फसल की उन्नति प्रजाति है? आप सभी लोग बताइए, उन्नतशील प्रजाति किसकी है? 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मटर की है। ऑप्शन नंबर बी। आम सबसे अधिक किस प्रदेश में पैदा होता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। तो आपको राइट आंसर बताना है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिया गया प्राइस ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है? प्राइस ऑफ इंडिया जो है यह पत्ता गोभी की प्रजाति। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 20 दिया गया है। एनीमोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तापमान, वायु की दिशा या वायु की गति। तो जो है एनीमोमीटर से वायु की गति को मापते हैं और वायु की दिशा जो होती है वह विंड वेन से मापते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हमारा डी राइट हो जाएगा। दिया गया है दलहनी फसल के बीज की कितनी मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम संवर्धन या कल्चर से उपचारित करते हैं? तो कितने बीज को? एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए। तो क्यों शामिल करना चाहिए बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मृदा उर्वरता को बनाए रखने में सहायता करती है। यह जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, इसीलिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 23 हो जाएगा। फव्वारा सिंचाई का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंची नीची भूमियों वाले या कम वर्षा वाले। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊंची नीची भूमियों वाले क्षेत्रों में जो है फव्वारा सिंचाई या स्प्रिंकलर इरिगेशन उपयुक्त होता है या प्रयोग की जाती है। दिया गया है 24 प्रश्न में देखिए। तंबाकू में रचाई बढ़ाने के लिए की जाती है। तो क्या बढ़ाने के लिए? उसकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। टेंसियोमीटर से मृदा की नमी मापते हैं। प्रेशर प्लेट से फील्ड कैपेसिटी और जो है CIR या गेहूं की सिंचाई की अवस्था है। दूसरे में हो जाएगा। और एरोइंग, गन्ने के पुष्पक्रम को निकलने को एरोइंग कहते हैं। इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है ए वाला सही हो जाएगा, राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 26 हो जाएगा। C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है। तो क्या होता है बताइए। C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। वह कोशिकांग जो केवल पौधों में पाया जाता है, वह कौन सा कोशिकांग जो केवल पौधों में पाया जाता है? तो पौधों में प्लास्टिड्स पाया जाता है। जो प्लास्टिड्स कई प्रकार के जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से पौधे जो है भोजन का निर्माण करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो यह सोमैटिक सेल यानी कि काई के कोशिका में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जर्म कोशिका में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 29 हो जाएगा। दिया गया है प्रश्न में निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है? तो यह कौन सा है? यह ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का जन्म को सक्षम करने वाली मुख्य तकनीकी है। तो यह कौन कौन सी है?
आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, रासायनिक अभियांत्रिकी में जीवाणुहीन परिवेश। यह दोनों सही, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दिया गया प्रश्न में निम्नलिखित ऑर्गेनेल्स में से कौन सा सबसे अधिक संख्या में एक कोशिका के अंदर पाया जाता है? तो कौन सा कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया पाता है, राइबोसोम, न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट? तो सर्वाधिक संख्या में जो है 31 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम्स जो है एक कोशिका में सबसे अधिक होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला पराजीवी लिखा है यहाँ, पराजीनी पादप यानी ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? तो यह जो है ट्रांसजेनिक प्लांट जो तंबाकू था। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। बाह्य डीएनए को एक पोषिता जीवों के डीएनए में स्थानांतरित करने की तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? तो आप 33 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुनरावर्ती डीएनए प्रौद्योगिकी। पुनरावर्ती डीएनए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 34 हो जाएगा। बीजों में भौतिक परिवर्तन कब होता है? तो बीजों में भौतिक परिवर्तन जो है जब बीज की बुआई के समय होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा 34 का। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। पुनर्योजन डीएनए तकनीक द्वारा निर्मित पहला मानव हार्मोन्स कौन सा है? तो यह जो है बताइए आप लोग, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्ले कणों की माप होती है तो कितना होती है क्ले कणों की माप? क्ले कणों की माप होती है 0.002 mm से कम होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो रॉक फास्फेट का प्रयोग किस मृदा में करते हैं? 37 का बताइए आप लोग। रॉक फास्फेट का प्रयोग जो है अम्लीय मृदाओं में करते हैं। और एक होता है प्रेसमेड का भी प्रयोग जो है अम्लीय मृदाओं में करते हैं, और चूना का भी अम्लीय मृदाओं में प्रयोग करते हैं सुधार के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 38 जाएगा। कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है? वायु, बीज, तापमान या नमी, या उनमें से कोई नहीं। 38 का बताइए। 38 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीज जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बीज। यह नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है। मृदा क्षरण की प्रक्रिया का क्रम है। मृदा क्षरण की प्रक्रिया का क्रम इसमें सभी गलत, मतलब ऑप्शन सही तरीके से नहीं दिए गए हैं। हम बता दे रहे हैं कौन सा किस क्रम में होगा। फर्स्ट क्रम होता है जिसको स्प्लैश कहते हैं, स्प्लैश या बौछार इरोजन फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आता है परत इरोजन, परत वाला आता है, ठीक। यह जो है सबसे खतरनाक जो है इरोजन होता है किसानों के लिए, क्योंकि यह उपजाऊ मृदा की परत को बहा ले जाता है। और तीसरा होता है, थर्ड वाला होता है रिल, ठीक। थर्ड होता है रिल होता है, और फोर्थ होता है अवनालिका या गुली, ठीक। आप लोग अपनी तरफ से समझ लीजिए, इसको चारों बता दिए हैं, यही सही क्रम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिंक सल्फेट को निम्न में किसके साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो जिंक सल्फेट को फास्फेट यानी कि फास्फोरस युक्त उर्वरकों के साथ नहीं करना चाहिए इसका प्रयोग। तो यह जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा DAP, डाई अमोनियम फास्फेट के साथ, या फास्फोरस युक्त उर्वरक के साथ नहीं करना चाहिए। तेल उत्पादन के पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कौन सा है? तो यह जो है सल्फर, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। दिया गया है पौधों को जिन दो पोषक तत्वों की अधिकतम आवश्यकता होती है वह है नाइट्रोजन और कौन सा है? तो यह है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जिंक का सबसे अधिक प्रचलित उर्वरक का प्रकार क्या है? किसे कहते हैं? जिंक का सबसे प्रचलित उर्वरक होता है जिंक सल्फेट, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 44 है। हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किसके स्रोत के रूप में किया जाता है? चारों ऑप्शन दिए गए हैं, जिंक, कार्बन, फास्फोरस या नाइट्रोजन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 या डी वाला, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर देखते हैं 45। CAN जिसको कहते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट
अम्ल अम्ल बनाने वाला उर्वरक नहीं है क्योंकि इसमें उपस्थित है, क्या उपस्थित है, इसमें नाइट्रेट उपस्थित है। नाइट्रेट कैसा होता है, या क्षारीय होता है, इसलिए जो है यह अम्लीय उर्वरक नहीं होता है, या अम्ल बनाने वाला उर्वरक नहीं है क्योंकि इसमें नाइट्रेट उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। मृदा की नमी का मापन किसके द्वारा किया जाता है, हाइग्रोमीटर, पोटोमीटर, टेंसियोमीटर या थर्मामीटर। तो जो है मृदा की नमी का मापन जो हम करते हैं टेंसियोमीटर के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47 पादपों द्वारा नाइट्रोजन पादपों द्वारा के रूप में ली जाती है, तो किस रूप में ली जाती है, NH4 और NH4+ और NO3- के रूप में। प्रश्न नंबर 48 है हमारा, नाइट्रोजन पौधे के लिए मुख्य पोषक तत्व है क्योंकि, नाइट्रोजन पौधे के लिए एक मुख्य पोषक तत्व है क्यों। तो बताइए 48 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा, यह प्रोटीन का भाग होता है इसलिए। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल के कारण पीड़ित होती है, तो किस कारण पीड़ित होती है, इसका राइट आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम की विषाक्तता के कारण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाने जाने वाला जो पोषक तत्व कौन सा है, किस पोषक तत्व को अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जानते हैं, तो यह जो है मोलिब्डेनम को जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ग्रामीण विकास कार्यक्रम पैकेज प्रोग्राम के नाम से प्रचलित हुआ, 51 का बताइए। 51 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IADP इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, नहीं सॉरी इंटेंसिव होगा इसका, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मतलब हो जाएगा गहन कृषि जिला कार्यक्रम। गहन कृषि जिला कार्यक्रम में ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 52, नवाचार निर्णय प्रक्रिया की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। 52 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोजर्स एवं शुमेकर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है, अनुभव कोण ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा दिया गया। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, देखकर बताइए आप लोग कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडगर डेल ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है साहसिकता किसकी एक प्रमुख विशेषता है। साहसिकता जो है किसकी प्रमुख विशेषता है, 54 का बताइए। 54 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रवर्तक, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। 55 का राइट आंसर बताइए। 55 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से उत्पादन कारक निष्क्रिय पैसिव घटक है, तो कौन सा है यह, भूमि, श्रम, पूंजी या दोनों। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी निष्क्रिय घटक है। 57 क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया उद्यम यानी कि इंटरप्राइजेस का पारितोषिक यानी रिवार्ड्स कहलाता है, तो क्या कहलाता है, किराया, ब्याज, मजदूरी या मुनाफा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जगह मुनाफा कहलाता है। दिया गया प्रश्न है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय एवं वितरण आदि से और क्रियाकलापें जो एक व्यक्तिगत इकाई जैसे एकल उद्योग, एकल फार्म एवं एकल उपभोक्ता से संबंधित है, क्या कहलाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाता है, बृहद अर्थशास्त्र या दोनों नहीं। बताइए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाता है। वह बाजार जिसमें वस्तुओं के कुछ ही क्रेता होते हैं लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं होती, ऐसे बाजारों को कहते हैं
तो क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पक्रेताधिकार। ओलिगो ओलिगोपसोनी मार्केट कहलाता है बाजार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एफसीआई दिया गया है, एफसीआई की स्थापना कब हुई? राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा चार ऑप्शन में से। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यह ऑप्शन नंबर जो हमारा डी राइट हो जाएगा, 14 जनवरी 1965 को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पशुशाला की सफाई के लिए फार्मेलिन का छिड़काव प्रतिशत में काम में लेते हैं तो कितना % काम में लेते हैं? बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 से 5%। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है 5 से 7 दिन के चूजों के लिए कौन सा टीकाकरण किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, मेरेक्स डिजीज़ के लिए 5 से 7 दिन पे टीकाकरण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग का रोधन हेतु कौन सा रसायन प्रयोग में लेते हैं? तो यह लेते हैं कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फेरोइंग क्रिया है, तो फेरोइंग एक बच्चा देने की क्रिया है, लेकिन यह किस जीव में है? तो यह जो है सुअर के ब्याने की क्रिया को फेरोइंग कहते हैं, भेड़ के ब्याने की क्रिया को लंबिंग कहते हैं, बकरी को जो है किडिंग कहते हैं, और घोड़ी को फोलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितना गुणसूत्र होते हैं गाय में? बताइए आप लोग। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 गुणसूत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन का प्रश्न शुरू हो गया। कंप्यूटर का यहाँ से जो है प्रश्न शुरू हो रहा है। दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइलस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, हेडिंग जोड़ना, डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग लागू करना, फाइल को सेव करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी राइट हो जाएगा, हेडिंग जोड़ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 67 हो जाएगा। Ctrl+Shift+L का उपयोग वर्ड में किसके लिए किया जाता है? तो बताइए 67 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 67 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला, वोलेटाइल लिस्ट जोड़ने के लिए। वोलेटाइल लिस्ट जो होती है उसे जोड़ने के लिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तो कंप्यूटर में होता क्या हो जाता है? कंप्यूटर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाता है, कंप्यूटर जो है बंद हो जाता है बूट करते हैं तो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 69वां क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्राचलन तंत्र का उदाहरण नहीं है? इसमें से बताइए। एंड्रॉयड, बाडा या फेडोरा या सिम्बियन, कौन सा नहीं है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाडा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 70 हो जाएगा। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम जो है नियंत्रित करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 71वां प्रश्न दिया गया है। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें कहते हैं डीबगिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रह करता है? तो बताइए इसमें कौन सा है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू है, या दूसरा रजिस्टर्स है, कंट्रोल यूनिट है, या रैम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 73 हो जाएगा, 73।
दिया गया है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है MIPS। MIPS का मतलब हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। यही ऑप्शन सही है। वैसे भी जो है एक और इकाई है कंप्यूटर को मापने की, गीगाहर्ट्ज, ये भी होती है दोनों। इस प्रश्न में जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हमारा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 74 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो कौन डिजाइन किया गया है, यूजर किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 74 का बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 75 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दशमलव संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थितीय संकेतन का उपयोग करता है। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबेकस। ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज्ड होने का क्या मतलब है। बताइए, चारों ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज्ड होने का क्या मतलब है। तो 76 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डेटा कई नोड्स में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, बिग डेटा में 5V। 5V क्या है, वॉल्यूम है और वेलोसिटी है, वैरायटी है, वेरासिटी है और वैल्यू है पर आधारित होता है। तो हाँ, ये सत्य है। दूसरा देखते हैं। दूसरा कथन दिया गया है, अपाचे हडूप, अपाचे स्पार्क और बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो हाँ, ये भी सत्य है। तीसरा देखते हैं, बिग डाटा केवल संचरित डेटा पर कार्य करता है। तो नहीं, ये गलत है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सत्य है। 78 क्वेश्चन में दिया गया है, मैप रेड्यूस तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। 78 का बताना है। 78 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डेटा को वितरित करना और प्रोसेस करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो 79 हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में उपयोग किए जाने वाले निम्न में से कौन से मॉडल सही हैं। तो यह जो है उपरोक्त में से सभी मॉडल जो तीनों दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यहाँ एज होगा, एज ए सर्विस PLAAS। दूसरा दिया है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तीसरा दिया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये तीनों सही हमारे हैं। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का उपयोग क्यों किया जाता है। नेटवर्क की गति बढ़ाने के लिए, उपयोगकर्ताओं की पहचान को सुरक्षित बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए या वायरस हटाने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 80 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगकर्ताओं की पहचान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, उत्तर प्रदेश से संबंधित भौगोलिक स्थिति में कौन सा कथन गलत दिया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल भारत का 7.33% सत्य है। क्षेत्रफल के आधार पर चौथा राज्य है, ये भी सत्य है भारत में। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, ये भी सही है। सबसे छोटा जिला गाजियाबाद, ये सही नहीं है क्योंकि सबसे छोटा जो जिला है ये हापुड़ है। इसलिए हमारा गलत पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के जोत की सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है। कौन सी जोत जो सर्वाधिक % में पाई जाती है, सीमांत जोत, लघु जोत, मध्यम जोत या बड़ी जोतें। तो जो है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में जो सीमांत जोतें पाई जाती हैं, जो 1 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल की रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 84 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा कथन गलत दिया है। 84 का देखिए, सीमांत जोत 61.18% है।
नहीं है ही, पहला ही गलत दिया गया है, क्योंकि सीमांत जोत जो है यह 80% के आसपास में है, लगभग 79.5% है, 79.5% है। देख लेते हैं सही ऑप्शन, इसमें तो सही यही हो गया। अब करेक्ट ऑप्शन जो उसको देख लेते हैं। सीमांत जोत का औसतन आकार जो है 0.38 हेक्टेयर है उत्तर प्रदेश में। सबसे कम सी वाला देखते हैं, सबसे कम बड़ी जोत है, जोत का है क्षेत्रफल। बड़ी जोत का परसेंट जो है 0.10% है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गंगा प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? सर्वप्रथम तो यह बिजनौर जिले में गंगा जी प्रवेश करती हैं। 85 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। 86 देखते हैं, जमुना का प्रवेश प्रदेश के किस स्थान पर होता है? तो यह जो है सहारनपुर में होता है। ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर से जो है उत्तर प्रदेश में जमुना जी प्रवेश करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश में राजा ताप विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो 87 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहांपुर में। यह एक निजी क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजना है। 88वां प्रश्न देखते हैं, 88वां प्रश्न दिया गया है, मिहराज ताप विद्युत परियोजना जो है प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? इसमें से राइट आंसर दिया गया, बताइए आप लोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी दिया गया है, एटा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश के मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र में किस उच्च श्रेणी का चूना पत्थर जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कहाँ? मिर्ज़ापुर के गुरमा में और जो है सोनभद्र के किराहट या कजराहट जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 91 हो जाएगा, कपास की खेती के साक्ष्य प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह जो है आलमगीरपुर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 92 प्रश्न देखते हैं, रामायण तथा कौशल राज्य के किस वंश से संबंधित हैं? कौशल राज्य के किस वंश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इक्ष्वाकु वंश से। 93 क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धा थीम पार्क कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए और आंसर बताइए। सारनाथ, लखनऊ, कुशीनगर, गोरखपुर। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं, इस्कॉन संस्थान द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा 70 मंजिला वृंदावन मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन में, मथुरा में बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 95 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध साहित्यकार महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ? मतलब किस शहर में हुआ, बताइए आपको। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखाबाद में। 96 प्रश्न दिया गया है, काकोरी षड्यंत्र केस के प्रमुख आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो 96 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहांपुर में रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के जैन सर्किट का उद्देश्य क्या है? तो जैन सर्किट का उद्देश्य जो है यह जैन धर्म के तीर्थ स्थानों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 98 हो जाएगा, दिया गया है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो किस 5वें नंबर के रूप में स्थापित किया जाएगा, 5वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। पहला जो है दुधवा टाइगर रिजर्व है, दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, तीसरा जो है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है और चौथा जो है यह है रानीपुर चित्रकूट में स्थित है। 5वां यह जो है श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा के क्षेत्र से मिलकर बना हुआ सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है 5वां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 99 दिया गया प्रश्न में, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस हवाई अड्डे को एशिया प्रांत
ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया। तो किसका किया है? तो यह जो है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यह आज का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह बैंक किस जिले में स्थित है? तो यह जो है गाजीपुर जिले में स्थित था। ठीक, करेक्ट हो गया। कुछ जो प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 में जो कुछ त्रुटियां हो गई थी उसके लिए सॉरी, और जो उसको हम फिर से दोबारा सही करवा दे रहे हैं इसी में, उसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 86 था, गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो इसमें गलत हो गया था, तो यह 28 जिले इसमें राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन था इसमें 98वां, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, SGPGI लखनऊ में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा। और फिर 100वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो यह राज्य कौन सा है? यह राज्य उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा ए। ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्न थे। अब 2 के देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का है 88वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष लघु जल विद्युत नीति की घोषणा की गई थी? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, जो है ऑप्शन नंबर सी इसका है। बुक में त्रुटि दे दी गई थी, इसलिए जो है ये पुरानी बुक थी, उसी से देख के हमने क्या ध्यान नहीं दिया। अब इसमें सुधार कर लीजिए। 89 प्रश्न देखते हैं। 89वां प्रश्न दिया गया है, प्रदेश में घोषित की गई पहली खनिज नीति 1982 के संदर्भ में है। कथन 1 दिया गया है, इस नीति में प्रदेश के 12 जिलों में खनिज बहुत क्षेत्र घोषित किया गया। खनिज बहुत क्षेत्र जो है 12 नहीं थे, यह 10 ही थे। तो यह हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, घोषित खनिज क्षेत्र बहुतायत क्षेत्रों में प्रयागराज, झांसी, सोनभद्र, चित्रकूट, वाराणसी को शामिल किया गया था। यही कथन सत्य है, इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। एक गलत है, दूसरा सही। ये 2 प्रश्न और हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के किस जिले में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी? तो यह जो है लखीमपुर खीरी इसका राइट आंसर है। फिर जो है दूसरे का ही 100वां प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2025 से 2029 तक मीटो GP भारत का आयोजन किया जाएगा? तो यह किस में है? तो यह जो है नोएडा में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही, ये कंप्लीट हो गया। ये प्रैक्टिस सेट जो है 2 का एक जो है सुधार किया हुआ उत्तर था। तब तक के लिए चलिए, तो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।